हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज इंडियन नेशनलिज्म के जिस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे दैट इज रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म क्या है और ये अदर फॉर्म्स ऑफ नेशनलिज्म से डिफरेंट कैसे है। अर्ली 19th सेंचुरी में रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म ने नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को कैटलाइज किया और उसको बड़ा करने में रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इंडियन रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म आइडियोलॉजिकली एक तरह का नहीं है। इट वेरीज विद टाइम और उसके अलग अलग फेजेस आते हैं। इसमें जो मेजर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आता है वो आता है बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद। रशिया में जब ये रेवोल्यूशन आया तो इस रेवोल्यूशन ने इंडियन रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की परिभाषा को भी और उसकी कोर आइडियोलॉजी को भी बहुत हद तक बदल दिया। टू स्टार्ट विद, रिलीजन वाज द बेस फॉर द स्टार्टिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ अ रैशनलिज्म। लेकिन बाद में बोल्शेविक के बाद हम ये देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन इंडिया वो लेफ्ट ऑफ सेंटर को अलाइन हो जाता है। ये नेशनलिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट डज नॉट जस्ट वांटेड द एलिमिनेशन ऑफ द ब्रिटिश एज द फ्रीडम, लेकिन रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जिस परिभाषा को, इंडिया की जिस संकल्पना को लेकर चला था वो ये थी कि ब्रेकिंग अप फ्रॉम द पास्ट एंड कमिंग अप विद कंप्लीट न्यू स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिससे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइव्स में लोगों की और नेशन में बड़ा चेंज आए। इस नेशनलिज्म को कई सारे फिगर्स रिप्रेजेंट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, एम.एन. रॉय। आज हम इन्हीं में से कुछ लोगों के इस रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि नेशन बिल्डिंग के आइडिया में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले जो फिगर आते हैं वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, जिनको फॉन्डली नेताजी भी कहा जाता है, ये खिताब उनको जर्मनी में मिला था, जहां इंडियन लीजन उनको प्यार से, मोहब्बत से नेताजी बुलाती थी और यहीं से वो टाइटल उनके साथ जिंदगी भर रहा। नेताजी वॉज बॉर्न इन अ वेरी वेल्दी एंड प्रिविलेज बंगाली फैमिली इन ओडिशा। हम उनको एक रोमांटिक रेवोल्यूशनरी और एक उनके पर्सोना के आसपास एक मिस्टिक को अटैच देखते हैं। उनके बहुत सारे स्लोगन्स बहुत फेमस हैं। उनका जो फेमस स्लोगन आज़ादी को लेकर उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके नारों को तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उनके आइडिया ऑफ इंडिया को हम कम ही डिस्कस करते हैं। उनका जो आइडिया ऑफ इंडिया था, ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर कम्युनलिज्म एंड डिवाइसिव पॉलिटिक्स। उनकी राइटिंग और उनकी स्पीचेस से उनके नेशनलिज्म का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनका मानना था कि इंडिया में कम्युनलिज्म जा नहीं सकता है जब तक कि कम्युनल मेंटालिटी नहीं जाएगी, और कम्युनल मेंटालिटी को जाने के लिए, उसको भगाने के लिए लोगों को खुद उठना पड़ेगा और चेंज लाना पड़ेगा। He said to destroy communalism, all the Indians have to rise up. Muslims, Sikhs, Hindus, Christian, everybody. बोस अपनी यंग एज में सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन देने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ से एजुकेट होते हैं। पहला जो इसका एग्ज़ाम है वो बहुत डिस्टिंक्शन से इसको क्लियर करते हैं और अब सेकंड एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम की सिविल सर्विसेज की बारी थी। लेकिन नेशनलिज्म उनको बुलाता है और वो सेकंड एग्जामिनेशन देने के बजाय सारी चीज़ें इंग्लैंड से छोड़कर इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आकर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंडर वो कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। ही रिप्रेजेंटेड दैट ब्लॉक ऑफ लीडरशिप इनसाइड कांग्रेस। वो एक ऐसे ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते थे जो कांग्रेस के अंदर एक सोशलिस्ट ब्लॉक कहलाया जाता था। 1938 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर से वो री इलेक्ट होते हैं 1939 में। लेकिन इस बार जब वो इलेक्ट होते हैं तो महात्मा गांधी और कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर्स से उनके कुछ मेजर डिफरेंसेस हो जाते हैं। मेजर डिफरेंसेस कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को लेकर हैं। हिज आइडिया ऑन द फ्यूचर फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स एंड ऑल्सो हिज आइडिया ऑफ द आर्म्ड स्ट्रगल। इन चीज़ों को लेकर कांग्रेस के अंदर बेचैनी होती है और उनके प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाने के बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के बड़े बड़े लीडर्स रिज़ाइन कर देते हैं। जैसे ही वो रिज़ाइन करते हैं, बोस प्रेशर में आते हैं और प्रेशर के नतीजे में बोस को प्रेसिडेंसी से रिज़ाइन करना पड़ता है, स्टेप्स डाउन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद बोस को कांग्रेस से निकाल दिया जाता है। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद ही टेक्स हिज ओन पाथ एंड हेड्स टुवर्ड्स जर्मनी। ये वो टाइम था जब इंडिया में कम्युनलिज्म अपने हाई पिच पर था, हाई फीवर पर था, और इसको लेकर उनका ये मानना था
कि हाथ पर हाथ धरे रहने से नेशनल यूनिटी और ये कम्युनलिज्म जाएगा नहीं। अगर हम इस बात का इंतज़ार करते बैठेंगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की हाई कमान कोई डिसीजन लाएगी और कम्युनल हार्मनी के लिए काम करेगी, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। जो रियल फाइटर्स ऑफ फ्रीडम है उनको उठना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा, इस इशू को सॉल्व करना पड़ेगा। नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म को लेकर उस ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती थी। आज भी ये एक बड़ी डिबेट का हिस्सा है। इंटरनेशनलिज्म एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है। नेशनलिज्म एक नैरोड डाउन कॉन्सेप्ट है। इसको लेकर नेताजी के जो आइडियाज़ थे वो एक कहते थे कि इंडियन नेशनलिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नेशनलिज्म एट अदर प्लेसेस। उनका कहना था कि इंडियन नेशनलिज्म इज़ नीदर नैरो, नीदर सेल्फिश, नॉर इट इज़ एग्रेसिव। लेकिन इंडियन नेशनलिज्म इज बेस्ड ऑन 3 बेसिक फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी: सत्यम द ट्रुथ, शिवम द गुड एंड सुंदरम द ब्यूटीफुल। और यही इंडियन नेशनलिज्म को एक यूनिवर्सैलिटी देता है, एक इंटीग्रिटी देता है। कम्युनल हार्मनी को लेकर उन्होंने कई स्लोगन्स दिए। हम उनका एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन कम ही डिस्कस करते हैं। उनका एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन था इत्तेहाद, एतमाद, कुर्बानी। और वो कहते थे कि इन्हीं के ज़रिए हम इस फैनेटिसिज्म को बीट कर सकते हैं। उनका मानना था यही फैनेटिसिज्म इज़ द ग्रेटेस्ट थॉर्न इन द इंटीमेसी ऑफ कल्चर्स। इंडिया के कल्चर्स और वास्टनेस में जो यूनिटी जो चीज़ देती है उसमें सबसे बड़ा रोड़ा यही फैनेटिसिज्म है। वो ये कहते हैं कि ये फैनेटिसिज्म को एक ही चीज़ से बीट किया जा सकता है, दैट इज़ सेकुलर एंड साइंटिफिक टेम्पर। जब आप सेकुलर और साइंटिफिक टेम्पर के थ्रू चलेंगे तब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ देखेंगे, तब आपके अंदर नेशन के अंदर इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस आएगी। और जब किसी नेशन में इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस आ जाती है, दिस इज द डेथ स्पेल फॉर फैनेटिसिज्म। कांग्रेस से जाहिर है, कांग्रेस से निकाले जाने के बाद ही परसूड हिज ओन आइडियाज़ और उसके बाद वो एक्सेस पावर से कोलैबोरेशन करते हैं। एक्सेस पावर दुनिया में 3 सुपर पावर्स के जमघट्टे को कहा जाता था: नाज़ी जर्मनी, इटली एंड द एम्पायर ऑफ जापान। वो जाते हैं और इनसे मदद लेते हैं और उनके इसी स्टैंड को लेकर उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ही अलाइंड हिमसेल्फ विद डिक्टेटर्स एंड अथॉरिटेरियन रूलर्स। और यहीं पर नाज़ी जर्मनी के हेल्प से वो आज़ाद हिंद सेना, दैट इज़ फ्री इंडियन लीजन या फ्री इंडियन आर्मी या इंडियन नेशनल आर्मी को बनाते हैं। 3000 इंडियन सोल्जर्स रिक्रूट किए जाते हैं। जर्मनी उनको हेल्प करता है, लेकिन 1942 में जर्मन फोर्सेस जो हैं वो रशिया में फंस जाती हैं। इसीलिए आगे के जो प्लान्स हैं वो उनके फेल हो जाते हैं। हिटलर से उनकी मुलाकात होती है। हिटलर उनको एक ऑफ़र देता है। वो कहता है कि ही विल गिव हिम अ सबमरीन सो दैट ही कैन मूव टू जापान। वो सबमरीन में बैठते हैं, जर्मन सबमरीन उनको लेकर जाती है एंड देन ही इज़ हैंडेड ओवर टू द जापानीज नेवल फ्लीट। और वहाँ से 19 Feb 1943 में ही लैंड्स इन जापान इन द सुमात्रा आइलैंड्स। वहाँ पर वो फिर से इंडियन नेशनल आर्मी को रिवैम्प करते हैं। इस रिवैम्प के बाद जापान और इंडियन नेशनल आर्मी मिलकर ब्रिटिश इंडिया पर हमला करते हैं। ब्रिटिश से उनको बहुत ज़बरदस्त डिफीट मिलती है। हाफ ऑफ द आर्मी गेट्स किल्ड। सुभाष चंद्र बोस गोज बैक टू जापान एंड नाउ ही प्लान्स टू गो टू रशिया। वो मंचूरिया जाते हैं एंड देन ताइवान से उनकी जो फ़्लाइट है वो फ़्लाइट क्रैश होती है और क्रैश के बाद ही डाइज़। उनकी जो डेथ है इसको लेकर कई सारी मिस्ट्रीज़ और कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर एक रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के फिगर के आइडियाज़ और उनका स्ट्रगल ख़त्म होता है। आइडियाज़ ख़त्म नहीं होते हैं, उनके आइडियाज़ को समझना, उनके इंडिया के वर्जन और विजन को समझना हमारे लिए आज बहुत ज़रूरी है। दूसरे जो रेवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट फिगर हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, ही इज़ भगत सिंह। भगत सिंह एक करिज्मेटिक इंडियन रेवोल्यूशनरी है। ही वॉज द मेंबर ऑफ द HRSA, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और रिपब्लिकन आर्मी। ही वॉज मार्टर्ड in 1931 when he was just 23 years of age। हमने आज इन ग्रेट मार्टर्स और रेवोल्यूशनरीज को रॉ रेवोल्यूशनरीज और जस्ट मार्टर्स बोलकर रख दिया है। हम इनके आइडियाज़ को ना समझते हैं और ना समझना चाहते हैं, और आज हम इनको ईजिली फिट करते हैं इनटू द करंट राइट विंग पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिज्म एंड स्लोगनेयरिंग। बहुत कम बार हम इनके आइडियाज़ को और थॉट्स को समझना चाहते हैं। भगत सिंह का जो नेशनलिज्म था, इट वॉज रूटेड इन 3 बेसिक आइडियाज़, एंड दीज 3 बेसिक आइडियाज़
was his sharp critique of casteism, his sharp critique of communalism and untouchability. उनका जो concept of आज़ादी था, that concept of आज़ादी was just not expelling the British from India, बल्कि उनका जो concept of आज़ादी था वो ये कहते थे कि आज़ादी from poverty, आज़ादी from communalism, आज़ादी फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, आज़ादी फ्रॉम अनटचेबिलिटी। अपने मार्टिरडम के सिर्फ 20 दिन पहले वो एक मैसेज देते हैं इंडिया के यूथ को। वो ये कहते हैं कि द स्ट्रगल इन इंडिया विल कंटिन्यू। इंडिया के अंदर जो फ्रीडम का स्ट्रगल है आज़ादी के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। ये कंटिन्यू रहेगा जब तक रहेगा जब फ्यू एक्सप्लॉयटर्स आर देयर हु विल एक्सप्लॉइट द लेबर ऑफ द पुअर, एंड इट मैटर्स लिटिल वेदर दीज एक्सप्लॉयटर्स are the British or these exploiters are the British and the Indians collaboratively, या ये exploiters purely Indians हैं। इनसे आज़ादी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट काम रहेगा और ये स्ट्रगल हमारा जारी रहेगा। मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी के बारे में और नेशनल मूवमेंट और नेशनल स्ट्रगल और नेशनलिज्म के बारे में उनके आइडियाज़ बहुत क्लियर थे। वो इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे कि मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए नेशनलिज्म की रेलेवेंस बहुत थोड़ी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर ब्रिटिश से आज़ादी मिल भी जाए तब भी ये आज़ाद नहीं हो सकेंगे। इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा, इनको बेसिक राइट्स नहीं मिलेंगे, इनको खाना पानी और बेसिक एजुकेशन के लिए ये अब भी ग़ुलाम रहेंगे। और इसी आइडिया को इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के कई सारे फिगर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन को लेकर बहुत सारे लीडर्स बहुत कुछ लिखते हैं, चाहे वो पेरियार हो, ईवी रामास्वामी और BR अम्बेडकर। दीज पीपल हैड अ क्रिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस। पेरियार फेमसली आस्क्ड, उन्होंने कहा, इज द ब्राह्मण्स रूल स्वराज्य फॉर द पराया? Is the cat's rule स्वराज्य for the rat? Is the landlord's rule स्वराज्य for the peasant? यही वो important internal contradictions हैं जिनके लिए वो ये चाहते थे कि न्यू आइडिया ऑफ इंडिया, ये जो फ्री इंडिया हो, उनमें ये सारी डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी और कम्युनलिज्म के लिए कोई जगह न हो। उनकी बहुत सारी, भगत सिंह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं जिनके अंदर उनके थॉट प्रोसेस को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। उनका फेमस एसे वाई आई एम एन एथिस्ट बहुत मशहूर है। जिस तरह से उनको आज प्रेजेंट किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ राइट विंग हाइपर नेशनलिज्म, एक्चुअली ही वॉज एन एथिस्ट। आप अगर उनकी और किताबें पढ़ें तो उनके नेशनलिज्म के विजन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सम ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट बुक्स आर आइडियाज ऑफ अ नेशन, और एक हिंदी में एक इम्पॉर्टेंट किताब जिसका के शीर्षक है भगत सिंह के सियासी दस्तावेज। इसी कम्युनलिज्म को लेकर उन्होंने एक बार कहा था कि मियर फेथ एंड ब्लाइंड फेथ आर वेरी डेंजरस, इट मेक्स द ब्रेन डल एंड मेक्स अ मैन रिएक्शनरी। कम्युनल राइट्स की सिचुएशन को वो देखकर बहुत कुछ कहते और बहुत कुछ लिखते। कम्युनल राइट्स के बारे में उन्होंने कहा कि ये इसके रिस्पॉन्सिबल कम्युनल लीडर्स और न्यूज़पेपर हैं जो इस आग को भड़का रहे हैं। जाहिर है उस टाइम में भी मीडिया था और उस टाइम में भी मीडिया पर भगत सिंह ने क्रिटिक की थी। यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द मैच्योरिटी ऑफ हिज थॉट एंड हिज वेरी यंग एज। ही वॉज मार्टर्ड जस्ट एट द एज ऑफ 23, लेकिन उनकी जो मैच्योरिटी ऑफ थॉट है उनके इन्हीं एनालिसिस से समझ में आती है। वो ये कहते हैं, न्यूज़पेपर्स शुड प्ले एडुकेटिव रोल टू फॉस्टर कॉमन नेशनलिज्म अमंग पीपल। इंस्टेड दे स्प्रेड इग्नोरेंस, narrow-mindedness and communalism to destroy our common heritage। यही वो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है जिसको कि भगत सिंह रिप्रेजेंट करते हैं। एक कॉमन कल्चर, एक इंक्लूसिव कल्चर, a culture that accommodates everybody, a nationalism that is for development, a nationalism that is for communal harmony and peace, a nationalism that is away from casteism, discrimination and marginalization। ये थे कुछ आइडियाज़ ऑन रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म्स बाय सम ऑफ द ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, होप कि आपको ये एजुकेटिव लगा हो। इफ़ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.